अभी जो अपन ने बात की थी वो की थी कि मंत्रिमंडलीय शासन की प्रमुख विशेषता, मंत्रिमंडलात्मक शासन की प्रमुख शक्तियां और कार्य, इसकी विशेषताएं। अब अपन थोड़ा सा आगे सेंट्रलाइज करेंगे भारत की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के ऊपर। तो अब अपन बात करेंगे भारतीय मंत्रिपरिषद की कुछ प्रमुख विशेषताएं। जब भारतीय मंत्रिपरिषद की रचना और कार्य संचालन के संबंध में बहुत कुछ सीमा तक ब्रिटिश परंपराओं को अपनाया गया है, लेकिन भारत की अपनी कुछ विशेष परिस्थितियां हैं और इसी कारण भारतीय मंत्रिपरिषद की अपनी कुछ विशेष विशेषताएं हैं जिनका अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। अब जिन पॉइंट्स को अपन डिस्कशन करेंगे वो पॉइंट्स सिर्फ भारत की विशेष परिस्थितियों के संदर्भ में, जो पिछले 70 साल का जो संसदात्मक शासन व्यवस्था का हमारा अनुभव हुआ है, उनसे जो विशेषताएं या जो कैरेक्टर्स रेखांकित किए गए उनकी अपन अभी बात करेंगे। मंत्रिपरिषद की रचना और दलगत राजनीति, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पार्टी पॉलिटिक्स, इसके ऊपर अपन थोड़ा सा बात करेंगे। अपन संसदीय व्यवस्था में जब तक कि लोकप्रिय सदन में एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो, एक दलीय मंत्रिपरिषद का ही निर्माण किया जाता है। भारत में लंबे समय तक केंद्र में एक दल का लोकसभा में स्पष्ट बहुमत रहा, अतः भारत में प्रारंभ से ही पूर्णतया एक दलीय मंत्रिमंडल का निर्माण किया जा सकता था। लेकिन पंडित नेहरू के द्वारा भारत के जिस पहले मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया उसे 14 में से 5 सदस्य गैर कांग्रेसी थे और 5 गैर कांग्रेसी में भी 3 ऐसे सदस्य थे जिनका विरोधी राजनीतिक दलों से संबंध रहा। उस समय मंत्रिमंडल में 5 गैर कांग्रेसी सदस्य थे, जैसे सरदार बलदेव सिंह अकाली दल से, डॉक्टर जॉन मथाई भारतीय ईसाई संघ से, डॉक्टर अंबेडकर भारतीय अनुसूचित जाति संघ से, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा से तथा CH भाभा पारसी। 1950 में डॉक्टर मथाई त्यागपत्र के बाद डॉक्टर CD देशमुख को मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। मंत्रिमंडल के ये गैर कांग्रेसी और अन्य दलों से संबंधित सदस्य निश्चित रूप से बहुत अधिक योग्य थे, लेकिन फिर भी इनके कारण मंत्रिमंडल के कार्य संचालन में बाधा अनुभव की गई। व्यवहार में यह देखा गया है कि अन्य राजनीतिक दलों से संबद्ध व्यक्ति मंत्रिमंडल के में होने पर मंत्रिमंडल अपने विचार भेद के कारण एक इकाई के रूप में कार्य नहीं कर पाता, अतः इसके बाद एक दलीय मंत्रिमंडल के निर्माण की प्रवृत्ति को अपनाया गया। 1989 से 91 तथा 96 से 2009 की अवधि में भारत में अल्पमतीय एवं गठबंधनीय सरकार बनी। अल्पमतीय एवं गठबंधनीय सरकारों में मंत्रिमंडल में एकजुटता का अभाव दिखाई पड़ता है। दूसरी जो विशेषता भारत के संदर्भ में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की आई है वो है मंत्रिमंडल में विशेषज्ञों को स्थान। भारतीय मंत्रिमंडल के गठन में सामान्य तौर पर इस परंपरा को अपनाया जाता रहा है कि तकनीकी क्षेत्रों से संबद्ध मंत्रालयों का प्रभार उस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सौंप दिया जाए। वित्त विधि और सिंचाई को इस प्रकार के तकनीकी मंत्रालय कहा जा सकता है। वित्त मंत्रालय का संबंध चेटी, मथाई और देशमुख जैसे ख्यातनाम अर्थशास्त्रियों से रहा। TT कृष्णमाचारी, मोरारजी देसाई, C सुब्रमण्यम, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे अर्ध अर्थशास्त्रियों से वित्त मंत्रालय का संबंध रहा। इसी प्रकार कानून मंत्रालय डॉक्टर अंबेडकर, अशोक सेन, गोपाल स्वरूप पाठक, गोविंद मेनन तथा HR गोखले जैसे विधिवेताओं की देखरेख में हुआ। डॉक्टर NK राव एक लंबे समय तक सिंचाई मंत्री के पद पर रखा गया। MC छागला, त्रिगुण सेन, TN पाई और नूरुसलहन राजरमन्ना, MGK मेनन जैसे विशेषज्ञों को मंत्रिपरिषद में रखा गया। इस प्रकार भारतीय मंत्रिपरिषद में सदैव ही कुछ विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ उठाया जाता रहा। निश्चित रूप से यह एक अच्छी परंपरा रही है। तीसरा जो भारत की संदर्भ मंत्रिमंडल की विशेषता है वह है सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन। मंत्रिमंडलात्मक सरकार का यह एक आवश्यक सिद्धांत है कि मंत्रिमंडल के सदस्य सरकार की नीतियों का समर्थन करें, चाहे इन नीतियों के बारे में उनके व्यक्तिगत विचार कुछ भी क्यों न हो। यदि उनके लिए इन नीतियों का समर्थन करना संभव नहीं है तो उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए।
यद्यपि लगभग 67 वर्षों के संवैधानिक इतिहास में कुछ ऐसी घटना हुई है जिन्हें सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए 1962 में मेनन का त्यागपत्र, 1966 में नंदा का त्यागपत्र सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का उल्लंघन ही कहा जा सकता है, क्योंकि उन्हें उन कार्यों और असफलताओं के लिए दोषी ठहराया गया है जो वास्तव में उनकी नहीं वरन पूरे मंत्रिमंडल की थी। 1960-63 में यह बात देखने में आई कि संसद के वामपंथी सदस्यों द्वारा देसाई और पाटिल के त्यागपत्र की मांग की जाती रही और दक्षिणपंथी सदस्यों द्वारा मेनन और डीके मालवीय के त्यागपत्र की। शास्त्री काल में मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों ने मंत्रिमंडल के निर्णय से भिन्न विचार व्यक्त किए थे। इसी प्रकार 1967 से गुणंतर के काल में उप प्रधानमंत्री श्री देसाई ने जापान व जर्मनी और अमेरिका की यात्रा में चीन, सिक्किम, वियतनाम और क्षेत्रीय सहयोग के संबंध में कुछ ऐसे विचार व्यक्त किए थे। उनके संबंध में श्रीमती गांधी को यह कहना पड़ा कि श्री देसाई के विचार सरकारी नीति को व्यक्त नहीं करते। लेकिन इस प्रकार की कुछ घटनाओं के बावजूद मंत्रिमंडल के सामान्यतः सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन किया गया है। इस सिद्धांत के पालन का सबसे अच्छा उदाहरण 5 सितंबर 1967 को विदेश मंत्री छागला का त्यागपत्र है, जबकि उन्होंने शिक्षा नीति से असहमत होने के कारण त्यागपत्र दे दिया। जान मथाई, नियोगी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देशमुख, गिरी, त्यागी और अशोक सेन आदि के द्वारा भी सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों के आधार पर ही त्यागपत्र दिया गया। 1978 में गृह मंत्री चरण सिंह द्वारा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का उल्लंघन किए जाने पर ही उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। चौथी जो विशेषता भारत के मंत्रिमंडल की देखने में मिली है पिछले 70 साल के अनुभव से, वो है मंत्रिमंडल में राज्यसभा को समुचित प्रतिनिधित्व, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अपर हाउस इन द कैबिनेट। संविधान में न तो मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई, नहीं यह बताया गया है कि संसद के दोनों सदनों को मंत्रिमंडल में किस अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। संविधान ने यह बात प्रधानमंत्री के विवेक पर छोड़ दी है। व्यवहार में प्रधानमंत्री ने सदैव ही राज्यसभा को भी मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। यद्यपि कभी राज्यसभा का प्रतिनिधित्व अधिक हो गया तो कभी कम। 1966 में प्रधानमंत्री श्री गांधी श्री शास्त्री के निधन के बाद तो प्रधानमंत्री का चयन ही राज्यसभा से ही किया गया। श्री एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री पद पर मनोनीत होने के बाद से कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। श्री इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री पद पर मनोनीत हुए तब वे राज्यसभा के ही सदस्य थे। अब ये देखिए, जो 5वीं विशेषता आई है वो है अंतरंग कैबिनेट। 15-20 व्यक्तियों की एक बहुत बड़ी समिति बहुत बड़ी होती है और इसमें शीघ्रता तथा सफलता के साथ निर्णय ले पाना संभव नहीं होता। इसलिए व्यवहार में मंत्रिमंडल के जो सदस्य प्रधानमंत्री के सबसे अधिक विश्वास पात्र प्रधानमंत्री उनसे ही सभी विषयों पर परामर्श लेता है और कैबिनेट की यह छोटी समिति ही अंतरंग कैबिनेट कहलाती है। भारत में प्रारंभ से ही इस तरह की अंतरंग कैबिनेट रही है। 1947 से 50 के काल में सभी महत्वपूर्ण विषयों पर पंडित नेहरू और पटेल विचार कर लेते थे, फिर इन विषयों को कैबिनेट के सामने रखा जाता था। इस काल में नेहरू और पटेल को भारतीय राज्य व्यवस्था का उच्च मंत्रिमंडल यानी कि सुपर कैबिनेट कहा जाता था। पटेल की मृत्यु के बाद आजाद, अयंगर और किदवई तथा वित्तीय मामलों में देशमुख नेहरू की अंतरंग कैबिनेट में थे। 1954 में अयंगर और किदवई की मृत्यु, 1960 में देशमुख के त्यागपत्र के बाद अंतरंग कैबिनेट में आजाद, पंत, टीटी कृष्णमाचारी और कृष्ण मेनन हो गए। 1960-64 के काल में नेहरू के अंतरंग कैबिनेट में शास्त्री, नंदा और टीटी कृष्णमाचारी रहे। 1964 में शास्त्री के प्रधानमंत्री काल में सामूहिक नेतृत्व को अपनाया गया, लेकिन फिर भी स्वर्ण सिंह, नंदा, चौहान और पाटिल को भी शास्त्री का अधिक विश्वास प्राप्त था। प्रारंभ में श्रीमती गांधी चौहान, अशोक मेहता, सुब्रमण्यम और दिनेश सिंह पर सबसे अधिक भरोसा करती थी, लेकिन निरंतर परिवर्तित होती रही। जहां तक विभागों का संबंध है, गृह, रक्षा, वित्त और विदेश विभाग के मंत्रियों को सामान्यतः अंतरिम कैबिनेट में शामिल समझा जाता रहा है। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि
अंतरंग कैबिनेट की सदस्यता विभागों की अपेक्षा व्यक्तियों पर निर्भर करती है। कभी कभी ऐसा भी देखने में आया कि प्रधानमंत्री के सबसे अधिक विश्वास पात्र व्यक्ति मंत्रिमंडल के बाहर किसी अन्य रूप में कार्य कर रहे होते हैं। कभी कभी अंतरंग कैबिनेट के संबंध में स्थिति अस्पष्ट भी होती है। प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता, जो छठवां जो बिंदु देखने में आया भारत की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था में, वो है प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता। प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता और उसका नेतृत्व मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का एक प्रमुख सिद्धांत है। भारत में इस सिद्धांत का सदैव ही पालन किया जाता रहा है। 1950 से 64 के काल में पंडित नेहरू को मंत्रिमंडल पर पूर्ण सर्वोच्चता प्राप्त थी। शास्त्री ने सामूहिक नेतृत्व के आधार पर कार्य शुरू किया था, लेकिन 1965 के भारत पाक युद्ध में उनके व्यक्तित्व को बहुत अधिक प्रभावशाली बना दिया। 1965 के अंत तक मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री को सर्वोच्चता स्थापित हो गई। 1966 से गुणंतर के काल में जो स्थिति उनके संबंध में दो विचार हो सकते हैं, लेकिन 1969 और उसके बाद 1971 के लोकसभा चुनाव के बाद श्रीमती गांधी को अपने मंत्रिमंडल में पूर्ण सर्वोच्चता की स्थिति प्राप्त रही। प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता का प्रमाण यह है कि कभी किसी मंत्री ने प्रधानमंत्री से मतभेद हुए तो संबंधित मंत्री को अपना त्यागपत्र देना पड़ा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नियोगी, जान मताई, डॉक्टर अंबेडकर, देशमुख, महावीर त्यागी, नंदा, टीटी कृष्णमाचारी, छागला, अशोक मेहता और 1978 में चौधरी चरण सिंह, राजनारायण, वीपी सिंह और देवीलाल के त्यागपत्र इसी श्रेणी में रखे जा सकते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री सर्वोच्च है मंत्रिमंडल में। अगर प्रधानमंत्री से कोई व्यक्ति या कोई मंत्री असहमति रखता है तो उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को नहीं। ये उदाहरण मैंने आपको बताए कई जिन्होंने त्यागपत्र दिया। अब भारत में कभी कभार उप प्रधानमंत्री का पद भी रहा है, उसको भी देख लेते हैं। भारतीय मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था सामान्य नियम के स्थान पर अपवाद स्वरूप ही रही है। 1947 के 50 के काल में इस पद पर सरदार पटेल रहे और 1967 के काल में श्री देसाई। सामयिक परिस्थितियों में सरदार पटेल और देसाई को दल और देश की राजनीति में जो महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त हुई, उसी के कारण इस पद की व्यवस्था की गई। 1979 में भी उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई और मोरारजी सरकार में 2 उप प्रधानमंत्री और तथा चरण सिंह सरकार में 1 उप प्रधानमंत्री थे। वीपी सिंह और चंद्रशेखर सरकार में देवीलाल उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। व्यवहार में देखा गया कि उप प्रधानमंत्री का मुख्य सहायक होने के साथ स्थान पर उसका सहयोगी हो जाता है। देवीलाल ने तो सदैव प्रधानमंत्री के प्रतिस्पर्धी की भूमिका का निर्वाह किया। 29 जून 2002 को राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर एक अधिसूचना जारी कर लालकृष्ण आडवाणी को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया। आडवाणी देश के 7वें उप प्रधानमंत्री थे। मोटा नजरिया यह था कि आडवाणी को एक वैकल्पिक सत्ता के केंद्र के रूप में स्थापित करना था, जो समय आने पर वाजपेयी की जगह ले लेता। वाजपेयी के राजनीति के प्रबंधन में माहिर आडवाणी को उप प्रधानमंत्री बनाकर रोजमर्रा की राजनीति, राज्य के घटक दलों और आरएसएस से निपटने का जिम्मा उन पर डाल दिया। आडवाणी उस विस्तृत सत्ता आधार के सूत्रधार बन गए जिस पर वे और वाजपेयी साथ साथ स्थापित रहे। कंपनी जगत की शब्दावली में कहें तो शिखर पर एक बुजुर्ग मुखिया ही नहीं बल्कि एक सक्रिय सीईओ भी मौजूद था। दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर कार्य करते रहे। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि भारत में आखिरी उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी साहब रहे हैं। अब इससे नेक्स्ट जो चैप्टर होगा अपना वो रहेगा मंत्रिमंडल के साथ संसद के संबंध। इसके ऊपर अपन दृष्टिपात करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।